नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, साथ में जो हम विस्तार पूर्वक जैन को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम जो है वहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पहले सुने भी ना हो, लेकिन वे पूछे आपके जो सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग ही आते हैं। लेकिन आपने क्योंकि उनको विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा है तो आपको ये नहीं पता लगता है कि वो कहाँ से पूछे गए हैं। तो इसी को हम आज की वीडियो में यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। और जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आने वाला है, चाहे इसमें आपका HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका जो CET जो है, CET ये भी लिया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी यह बताया जा रहा है कि अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में आपका ये होगा, और इसी के बेस पर फिर आपको आगे जो है हरियाणा में नौकरी मिलेगी। तो इस कारण से जो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या इसमें कहा गया था वो हम देख लेते हैं। हरियाणा राज्य से लाखों वर्ष पूर्व के मानव अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर गाई पिलोग्रे को राज्य के पिंजौर से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व का अस्तित्व था, और इस क्षेत्र को पुरातात्विक साक्ष्यों में ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है। भारतीय वैदिक साहित्य में हरियाणा का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। राज्य में हड़प्पाकालीन तथा परवर्ती हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिलते हैं, जिनमें बनावली, दौलतपुर, भगवानपुर आदि ये स्थान हैं। हरियाणा की स्थापना एक अलग राज्य के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। संविधान के 18वां जो संशोधन था इसके अंतर्गत। लेकिन एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। आदिकाल से ही हरियाणा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। और जो मनुस्मृति है, मनु ने जो लिखी थी ये मनुस्मृति, तो इनके अनुसार यह प्रदेश देवताओं के कारण अस्तित्व में आया है, इसलिए इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ये एग्जाम जो है, ये जो नाम है ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि प्राचीन नाम हरियाणा के कौन कौन से थे। तो ब्रह्मवर्त जो इनको कहा गया है, और इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त तथा ब्रह्मर्षि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहा गया है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता की पालना भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं हम हरियाणा का जो यहाँ पर प्राचीन जो इतिहास है, इसके क्या स्रोत है, कितने भागों में से बांटा गया है। हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है इसके स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जिसमें साहित्यिक स्रोत आ जाएगा, पुरातात्विक स्रोत आ जाएगा, साथ में जो आधुनिक स्रोत हैं, ये 3 स्रोतों में से बांटा गया है, साहित्यिक, पुरातात्विक और आधुनिक स्रोत में। अब यहाँ पर जो साहित्यिक स्रोत ये क्या है? हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपलब्ध साहित्यिक स्रोत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें वैदिक साहित्य आ जाएगा, बौद्धिक साहित्य आ जाएगा, जैन साहित्य आ जाएगा, महाभारत का पौराणिक साहित्य और विदेशी वृत्तांत। तो इस प्रकार से साहित्य को भागों में बांटा गया था। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा वैदिक साहित्य है इसको हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक जैसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्यों की रचना हुई थी, जिनमें हरियाणा की प्रमुख प्राचीन नदियाँ, हरियाणा की प्राचीन नदियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सरस्वती, द्रिशद्वती तथा अन्य भौगोलिक तथ्यों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती और द्रिशद्वती को पवित्र नदी माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण तथा आरण्यकों में प्राचीन काल के हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वश्रेष्ठ और लोगों के आचरण को अनुकरणीय और शिष्टपूर्ण बताया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण से हरियाणा के प्राचीनकालीन सामान्य जीवन और छांदोग्य उपनिषद से सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आ जाता है जो बौद्ध साहित्य क्या है। बौद्ध साहित्य पंचसूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थलों पर भ्रमण किया था, और जो इनका बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है मध्यम निकाय, इसके माध्यम से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य कौन सा है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जाता है जो दिव्यावधान है। दिव्यावधान नामक बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी हमें
मिलती है। और साथ ही बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के 2 प्रमुख बौद्ध केंद्र कौन कौन से थे, रोहतक और अग्रोहा, इसका वर्णन भी हमें मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के 2 प्रमुख जो बौद्ध केंद्र थे कौन कौन से थे, तो ये रोहतक और अग्रोहा थे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। उस समय अग्रोहा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य जो दीर्घ निकाय है इसके महानिदान सूत्र तथा सती पठान सूत्र, मध्यम निकाय के सीतापठान सूतंत्र, मागंधीय सूतंत्र तथा अंजन सप्य सूतंत्र का हरियाणा में काफ़ी प्रसार हुआ था। अब आ जाता है इसके बाद हमारा जो जैन साहित्य है। प्रमुख जैन आप समझते हैं 24 जो तीर्थकर थे, महावीर जो स्वामी हैं इनको माना जाता है। तो प्रमुख जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र कथा को शादी से हरियाणा की प्रथम शताब्दी से 3री शताब्दी तक के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन जो साहित्य है इसके अनुसार अग्रोहा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ प्रथम शताब्दी में महान जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे। तो जैन साहित्य के अनुसार अग्रोहा जो है ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन कवि पुष्पदंत ने महापुराण तथा सिरधर ने पाषाणचर्यु में हरियाणा प्रदेश को उल्लेख किया है। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैन कवि पुष्पदंत ने महापुराण में और सिरधर ने पाषाणचर्यु में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया है। इनके काव्य एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे जैन कवि पुष्पदंत ने कौन से काव्य जो है में वर्णन किया है हरियाणा का, तो महापुराण में, सिरधर ने पाषाणचर्यु में, वो हरियाणा प्रदेश को उल्लेख किया था। जैन ग्रंथों में कई जगह पर रोहतक को उल्लेख भी हुआ है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे माना जाता है, अग्रोहा से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे है, तो ये अग्रोहा से है। इसके बाद आ जाता है जो महाभारत है। महाभारत के अरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख हुआ है। महाभारत जो ये पर्वों में है जिनकी संख्या 18 होती है, तो इन्हीं में आता है ये अरण्यक पर्व। तो महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है शीर्षक के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक अवस्था आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इस ग्रंथ के शीर्षक में रोहतक का वर्णन भी हुआ है। इसके बाद आ जाता है जो पौराणिक साहित्य हुए हैं। तो पुराणों के माध्यम से ही हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें वामन पुराण प्रमुख है। वामन पुराण में हरियाणा के जो 7 प्रमुख वन हैं उनका उल्लेख हुआ है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में जो 7 प्रमुख वनों का वर्णन कहाँ पर हुआ है, वामन पुराण में हुआ है। वैसे वामन वैसे वन, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, वन वामन। अब जो इनकी संख्या जो 7 मानी गई है कौन कौन सी, जैसे काम्यक वन है, आदिति वन है, व्यास वन है, फल्की वन है, सूर्य वन, मधुवन और शीत वन। तो इस प्रकार से 7 वन यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली जो 9 नदियाँ हैं कौन कौन सी। अब यहाँ पर वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों को उल्लेख हुआ है, 9 नदियों का। अब जो 9 नदियाँ जो हैं ये कौन कौन सी हैं, जिसमें सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रुवा, अंशुमती, कौशिकी, दृश्यवती, हिरण्यवती। तो ये 9 नदियाँ हैं। इसलिए हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण वामन पुराण में मिलता है। अब जो महर्षि पाणिनि है इनकी जो अष्टाध्यायी है और पतंजलि का जो महाभाष्य लिखा गया है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है हर्षचरित, कश्मीर के कवि कल्लन की है राजतरंगिणी आदि साहित्य ग्रंथों से हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ जो विदेशी वृत्तांत भी इनके बारे में माने जाते हैं। तो विदेशी यात्री के विवरण से भी हरियाणा के संबंध में जानकारी हमें मिलती है, जिसमें जो ग्रीक यात्री थे एरियन और चीनी यात्री फायान तथा हेनसांग आदि के विवरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर्ष के समय में आए थे और भारत की यात्रा पर, तो इन्होंने यहाँ पर भारत के बारे में वर्णन किया था। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत है। ये जो सर अलेक्जेंडर कलिंगम जो है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना गया है, सर अलेक्जेंडर कलिंगम को। इन्होंने 1862 में हरियाणा क्षेत्र का भ्रमण किया था और संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र का अन्वेषण भी किया था। फिर 1888-89 में पुरातत्ववेत्ता रोजर्स ने कनिंगम के कार्य को आगे बढ़ाया था। फिर वास्तविक रूप में हरियाणा में जो प्राथमिक पुरातत्व खुदाई जो थी ये डेवी स्नूपर
ने 1991 में थानेसर के निकट राजाकण के किले नामक टीले में कराई थी। तो ये जो वास्तविक रूप में हरियाणा में जो प्रथम जो ये खुदाई की गई थी, डॉक्टर बी स्नूपर ने कराई थी 1991 में थानेसर में, और वहीं पर है राजाकण का टीला, कर्ण झील करनाल में है, और इसके अलावा शेख चिल्ले का मकबरा ये भी थानेसर में ही है। वर्ष 1933-34 में तो वर्ष 1933-34 में जो पुरातत्व जो वेता थे एच.एल. श्रीवास्तव, इनके नेतृत्व में सरस्वती नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थे पोलर की खुदाई की गई थी, और इस खुदाई में बहुत सारे तांबे के सिक्के मिले थे, जिसमें से कुषाण शासक वासुदेव और योद्धे के सिक्के हैं। प्रोफेसर बी लाल के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र का जो अमीन, पेहुआ, थानेसर आदि स्थलों से कई महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री ये मिली थी। तो ये पुरातत्ववेत्ता जो है ये इन्होंने कहाँ पर खुदाई की है, तो ये एग्जामों में पूछ जाते हैं क्या कुछ वहाँ से मिले थे। तो जैसे एच.एल. श्रीवास्तव के नेतृत्व में जब सरस्वती नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर थे पोलर की खुदाई की गई, तो इसमें बहुत सारे तांबे के सिक्के मिले थे, जिसमें कुषाण शासक वासुदेव और योद्धों के सिक्के थे। और जो प्रोफेसर बिलाल जो है इनके नेतृत्व में जब कुरुक्षेत्र का मीन, पेहुआ और थानेसर जो स्थान था वहाँ पर जब इसकी खुदाई की गई, तो वहाँ से भी जो पुरातात्विक जो सामग्री थी वो मिली थी। पंजाब विश्वविद्यालय का जो नेतृत्व है इसमें सुग में 1964-65 में, थाथल जो भिवानी में है 1968 में, और सीसवाल 1970 की खुदाई जब वहाँ पर की गई। और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में दौलतपुर 1968 से 76-78 में, राजाकण का किले में 1970-71 और 75-76, मिर्ज़ापुर में 1972-73 और 75-76, और बालू अथार झील में 1978-80 में पुरातात्विक जो खुदाई वो की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के द्वारा भी जींद के हाट और रोहतक के खोखरा कोट में खुदाई की गई थी। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने बनावली, अग्रोहा और कुनार स्थित खुदाई की, और इसी प्रकार वर्ष 1975-76 में भगवानपुर और काशीतल की पुरातात्विक खुदाई हुई, जहाँ से पुरातात्विक जो साक्ष्य थे जिसमें सिक्के, आभूषण और मृत बाण जो है मिट्टी के बर्तन ये मिले थे। और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन की सुविधा के लिए 5 जो भाग हैं इसमें बांटा गया है। अब हमारा जो सबसे पहले आ जाता है जो अभिलेख है। अभिलेख जो सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं: धार्मिक अभिलेख, प्रशस्ति लेख, स्मारक लेख, आज्ञा पत्र और दान पत्र। तो अभिलेख कितने हैं? 5: धार्मिक, प्रशस्ति लेख, स्मारक, आज्ञा पत्र और दान पत्र। हरियाणा में 5 श्रेणी को कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अर्थात जो टोपरा का जो स्तंभ है जो यमुनानगर के पास में है गाँव, तो उसे मिला है। ये जो टोपरा जो स्तंभ है ये मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिस पर 7 अभिलेख लिखे हुए हैं और जिनकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। टोपरा कहाँ पर है? ये वर्तमान में यमुनानगर में है। बहुत बड़ा वहाँ पर अशोक चक्र भी लगा हुआ है। चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ 11वीं शताब्दी के भी 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं, जिससे मलेच्छों पर विग्रह राज की विजय संबंधी जानकारी मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख की दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। हरियाणा का जो हिसार है इसमें जो गोजरी महल है, यहाँ पर भी एक स्तंभ है जिसमें 8 अभिलेख लिखे हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये गोजरी महल कहाँ पर है? हिसार में है। तो यह अभिलेख 8 जगहों से आने वाले भगवतों की सूचना देते हैं। इसके बाद आ जाता है पेवा से जो भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 9वीं सदी से संबंध रखता है, और इस अभिलेख के अनुसार पेवा उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़ों के व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध जो स्थान था वो कौन सा है? तो ये था पेवा। सिरसा से भी एक जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था, जिसे ज्ञात होता है कि पशुपति संप्रदाय की भी उपस्थिति थी। जगाधरी का जो शुभ स्थान है, यहाँ से 12 खड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुए थे जो धार्मिक माने गए हैं, जो धार्मिक लेख हैं। तोशाम से 3री-4वीं शताब्दी के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे। यह अभिलेख विष्णु भक्त आचार्य सौभत्राता के द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। हरियाणा के करनाल से भी एक अभिलेख मिला है जो खरोष्टी लिपि में है, और यह तालाब के निर्माण से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है जो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का भी एक अभिलेख 1905 ईस्वी में पेवा से मिला है, जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा की गई है, जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंध रखता है।
चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का भी एक अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। तो किन के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। चौहान वंशीय पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, हांसी से, स्मारक लेख है ये। अग्रोहा से भी प्राप्त हुए अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों के अंकन हुए हैं। तो संगीत के 7 स्वरों के अंकन जो अभिलेख प्राप्त हुए कहाँ से, अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। संगीत के इतिहास में संभवतः सबसे पुरानी तात्विक सामग्री है। हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है इससे संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से भी प्राप्त हुआ है और यहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का इनमें गुणगान किया है और 5वीं शताब्दी से इसका संबंध है। इसके बाद आ जाता है जो यमुनानगर में जो कपाल मोचन है, बिलासपुर में जो आता है, यहाँ से भी एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मोहनबाड़ी अर्थात रोहतक और गुरावड़ा रेवाड़ी से मिले हैं जो वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंध रखते हैं। अब आ जाता है सिक्कों की बारी। यहाँ पर हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्कों का भी स्थान है और हरियाणा का 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास लगभग सिक्कों के आधार पर ही निर्भर है। चाहे इसमें सोगस्थान, अग्रोहा, औरंगाबाद, यहाँ से आज सिक्के प्राप्त हुए थे और ये आज सिक्कों के 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले के हैं। आज सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष चिन्ह का ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं, जैसे आज के टाइम के हैं हमारे सिक्के हैं। तो इसी प्रकार से जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी पहचान जहाज पर रखते थे। रोहतक के खोखरा कोट से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। इंडो ग्रीक सिक्के जो शासक हैं इनके सिक्के कहाँ से मिले, खोखरा कोट से मिले हैं। कहाँ पर है ये, रोहतक में। और भिवानी में जो मिताथल है यहाँ से प्राप्त होने वाले सोने तांबे के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित है। तो कुषाण शासकों के से जो सोने व तांबे के जो सिक्के मिले थे ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, मिताथल से, और मिताथल जाई भिवानी में है। औरंगाबाद और खोखरा कोट से भी कुषाण वंशीय शासक हुइस्क और कनिष्क के समय के जो सिक्के डालने वाले जो सांचे हैं ये मिले थे। और रोहतक में योद्धाओं की क्या है, टकसाल थी। टकसाल क्या होती है, जहाँ पर ये सिक्के गढ़े जाते हैं। अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से अग्रजन के तथा करनाल, जगाधरी, बुढ़िया, सूंग आदि स्थानों से कुनिंदों के सिक्के मिले हैं। तो अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से तो अग्रजनों के, करनाल, जगाधरी, बुढ़िया, सूंग यहाँ से कुनिंदों के सिक्के मिले हैं। भिवानी के मिताथल से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तथा कपाल मोचन से सांदी का एक इंडो सिसियासियन सिक्का प्राप्त हुआ था। सोनीपत से हर्ष की ताम्र मुद्रा मिली है। तो हर्ष की ताम्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, सोनीपत से, जिससे हमें पुष्यवती, नरेश, हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल के प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के खोखरा कोट, सूंग और बूढ़े से हमें प्राप्त हुए हैं। अब आ जाती है यहाँ पर मुद्रांक की बारी। मुद्रा के समान ही मुद्रांक से भी हरियाणा के इतिहास के अध्ययन के बारे में हमें पता लगता है। हरियाणा में जो सूंग, दौलतपुर और ये राजा कर्ण का जो किला है और अग्रोहा, औरंगाबाद, अच्छेद, पहाड़ीपुर, राखीगढ़ी, करनाल, खोखरा कोट यहाँ से काफ़ी मुद्रांक प्राप्त हुए थे और इन मुद्रांकों का प्रयोग सिक्के ढालने में किया जाता था। इनमें से अधिकांश को झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित भी रखा गया है। तो इस प्रकार से अग्रोहा से प्राप्त योद्धे कालीन मुद्रांक पर अंकित अभिलेख से योद्धेगण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें पता लगता है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर स्मारक है। तो कुरुक्षेत्र के थानेसर में राजा कर्ण का किला और सम्राट हर्षवर्धन का महल व किले के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके अलावा जो शेखचली का मकबरा ये भी यहीं पर है। तो प्राचीन काल में हंसी का किला अब खंडर में बदल चुका है। 8वीं तथा 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि जगहों पर भी हैं। जगाधरी तहसील के चनेटी में मौर्यकालीन स्तूप है और तथा मौर्य सम्राट अशोक की लाट, टोपरा, हिसार एवं फतेहाबाद में थी। तो ये तो थे स्मारक। इसके बाद आ जाता है जो मूर्तियाँ हैं। हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली है वह वैष्णव, बौद्ध और जैन से संबंध रखती है। कुछ धार्मिक मूर्तियाँ पक्की मिट्टी, टेराकोटा से भी मिली है। हरियाणा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वह 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 10वीं 11वीं शताब्दी तक की है।
हरियाणा में शुंगकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र शुंग और कुषाण काल मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक के आसपास का क्षेत्र था। हरियाणा से पूर्व मध्यकाल की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह अधिकांशतः प्रतिहार और तोमर काल से प्राप्त हुई है। अब आ जाता है हमारा जो आधुनिक स्रोत है। तो आधुनिक स्रोत का जो संबंध है मूलतः साहित्य ग्रंथ से है। आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया जाता है। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार के द्वारा उर्दू भाषा में लिखवाई गई गुरुग्राम अर्थात गुड़गांव और रोहतक और हिसार जिले का इतिहास, तारीख जज्जर, आभिर कुल दीपिका, रेवाड़ी राज्य का इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्माचार्य ने हरियाणा का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है जिससे हरियाणा के इतिहास की अत्यधिक जानकारी हमें मिलती है। तो यह भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। श्री राम आचार्य ने पुस्तक लिखी है हरियाणा का इतिहास। इसके बाद आ जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो है पुरापाषाण काल, मध्य बीच का और जो एक लास्ट का है नवपाषाण काल। अब जो सबसे पहले हमारा जो पुरापाषाण काल है ये आ जाता है। तो दिलीप चक्रवर्ती, HR फोगाट, नवजोत लाहिड़ी, M कुमार, GC महापात्र आदि पुरातत्वविदों को हरियाणा के विभिन्न स्थलों से पुरापाषाणकालीन दूधिया भूरे रंग के क्वार्जाइट से निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हरियाणा राज्य के धामली, कोटला, सूतकेतड़ी, पिंजौर, पपलीना, छिरका आदि क्षेत्र से पुरापाषाणकालीन उपकरण जो प्राप्त हुए हैं और ये उपकरण आकृति रूप से गोल, छोटे और चपटे पत्थर के हैं और इनका प्रयोग आदिकाल में संभवतः शिकार के लिए किया जाता होगा। हरियाणा से प्राप्त हुए पुरापाषाणकालीन औजार मुख्यतः 2 प्रकार के थे, कोर वाले तथा फलेक वाले। अब आ जाता है यहाँ पर इनका समय। जो पुरापाषाण काल जैसे 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे पहले वाला था यहाँ पर निमन पुरापाषाण काल, जिसका समय 5 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व माना गया है। इसके बाद आ जाता है जो बीच वाला है, मध्य वाला, इसका समय 1,25,000 से 40,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके बाद आ जाता है जो उत्तर पुरापाषाण काल है, ये 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। तो इस प्रकार से पुरापाषाण काल जो है 3 भागों में बांटा गया था, निमन, मध्य और उत्तर में। अब आ जाता है हमारा जो ये निमन जो पुरापाषाण काल है। तो इस काल में मानव औजार बनाने के लिए पत्थर के अंदर वाले भाग कोर का प्रयोग करते थे, मतलब किनारे जो होते हैं। इस काल के प्रमुख औजार करोड़, कुल्हाड़ी, खुरचनी, पत्थर आदि हैं। हरियाणा में इस काल के साक्ष्य पिंजौर काल का के समीप शिवालिक की पहाड़ियाँ, गुरुग्राम और फरीदाबाद में विस्तृत अरावली पर्वत की उत्तरी श्रृंखला से मिले हैं। पिंजौर काल का क्षेत्र में 10 पुरास्थलों से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ये 10 स्थल कौन कौन से हैं? इसमें द्यामला, सुकेतड़ी, चंडी मंदिर, मनसा देवी, डेरा खरोनी, मेहरणवाला, खंडी खंडा, चंडी कोटला, नया गांव व पिंजौर, ये वाले हैं। ये पिंजौर जहाँ पर ये चमटी की फैक्ट्री थी, ये घड़ी बनाती थी पहले, और जो ट्रैक्टर है चमटी ट्रैक्टर ये बनाती थी। तो बहुत समय से जहाँ पर ये बंद हो चुकी हैं। अब के बाद इसके बाद आ जाता है जो बीच वाला काल है अर्थात मध्य पुरापाषाण काल है। इस काल में मानव पाषाण के द्वारा निर्मित जो औजार है इसमें खुरचनी और छेदक का उपयोग करने लगा था। इस काल को मानव शिलाक्ष्य, गुफाओं, नदी घाटियों आदि में रहने लगा था और इस काल के औजारों के साक्ष्य पंचकुला के काल से मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो काल आ जाता है इसका नाम है उत्तर पुरापाषाण काल। इस काल के औजार मध्य पुरापाषाण काल की तुलना में काफ़ी छोटे और हल्के थे और इस काल के लगभग सभी औजार फलक के द्वारा निर्मित थे तथा काफ़ी धारदार और पैने भी थे। हिसार का जो शीशवाल स्थान है, हांसी के राखीगढ़ी, भिवानी का मिताथल, फतेहाबाद के बनावली आदि स्थानों से मूसल, खरड़, तेज धार वाली द्रांति ये वाले उपकरण मिले हैं। अब कौन सा स्थान कहाँ पर है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। हिसार में है शीशवाल, हांसी में है राखीगढ़ी, भिवानी में मिताथल, फतेहाबाद में है बनावली। तो ये भी पूछे जाते हैं। तो उत्तर पाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और हरियाणा में कृषि से संबंधित जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शीशवाल से। इसके अतिरिक्त तो उत्तर पाषाण काल के अन्य साक्ष्य चाहिए मन के मिट्टी की चूड़ियाँ, चाक पर बने मिट्टी के लाल रंग के बर्तन, स्लेटी रंग के बर्तन ये प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद आ जाता है जो हमारा मध्य पाषाण काल है। इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया था, जिन्हें लघु आसम अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, माइक्रोलिथ क्या है। तो जो ऐसे औजार जिनका आकार छोटा हो जाता है, तो जिन्हें लघु आसम या फिर माइक्रोलिथ कहते हैं। अब वैसे नहीं याद रहता है तो माइक्रो से आप समझ सकते हैं, माइक्रो जाए बहुत छोटे के लिए प्रयोग में आता है। तो इस काल के प्रमुख औजार थे गंडासे, खुरचने, बेधक, तक्षणी, सुआ। डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती और न्यायजोत लाहिड़ी के नेतृत्व में गुरुग्राम फरीदाबाद क्षेत्र में अंकर पहाड़ी, मेवला पहाड़ी, नौदा कोह, मोहदाबाद पहाड़ी, पलिया गांव पहाड़ी, सिरोही, गोठड़ा दोज, निमोर, टेठुर, गोरी, जमालपुर, निवड़ी वाली पहाड़ी, छतरपुर, हरचंदपुर, सिकंदरपुर, बंधुआ घाटी, नागरिक डाणी, दुलावत, बुतला और मानेसर से मध्य पाषाण काल के जो औजार है ये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आ जाता है जो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लग गया था और शिवालय की निचली श्रेणी में पिंजौर काल के क्षेत्र से कई स्थानों पर नवपाषाण युग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मनुष्य खेती करने लग गया था कौन से टाइम में? नवपाषाण काल में। इसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? जिसमें लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सके। तो हरियाणा में इसके अंतर्गत सीसवाल संस्कृति, हाकड़ा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ये शामिल हैं। अब आ जाता है जो यहाँ पर सीसवाल संस्कृति है। तो हरियाणा के हिसार जिले के सीसवाल नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई वन की कहानी से सीसवाल संस्कृति का नाम दिया गया है। तो सीसवाल कहाँ? हिसार में। जो पुरातत्ववेत्ता जो उनका मानना है कि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में राजस्थान की ओर से कुछ कृषक लोग दृश्यवती नदी घाटी में आकर बस गए थे और वहीं पर फिर वो खेती करने लग गए थे, जिस कारण हरियाणा में सीसवाल संस्कृति का उदय हुआ था। कृषि की प्रमुखता के कारण संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। हरियाणा में संस्कृति के अंतर्गत कुल 29 जो स्थानें आ जाते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पूरा सीसवालीय बस्तियाँ, मध्य सीसवालीय बस्तियाँ और अंतिम सीसवालीय बस्तियाँ। हरियाणा में कुल 13 पूरा सीसवालीय बस्तियाँ हैं, जिनमें 9 दृश्यवती नदी की घाटी, 2 सरस्वती नदी की घाटी में, 2 यमुना नदी की घाटी में है। मध्य सीसवालीय बस्तियों की कुल संख्या 20 है, जिसमें 12 दृश्यवती नदी की घाटी में, 5 यमुना नदी घाटी में, 2 घग्गर नदी की घाटी में और 1 सरस्वती नदी की घाटी में है। अंतिम सीसवालीय बस्तियों की कुल संख्या है 28, जिसमें 11 साइबी नदी की घाटी में, 10 दृश्यवती नदी की घाटी में, 6 यमुना नदी घाटी में और 1 सरस्वती नदी की घाटी में है। सीसवालीय जो लोग हैं सीसवालीय सर्वप्रथम दृश्यवती नदी की घाटी में आकर बसे थे और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी सीसवालीय बस्तियों का पता लगा है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। सर्वप्रथम जो दृश्यवती नदी घाटी में आकर जहाँ लोग बसे थे तो कौन से थे? तो सीसवालीय ये लोग थे। इसके बाद आ जाता है जो सीसवालीय संस्कृति है, इसके महत्वपूर्ण जो स्थल है, जिसमें एक तो सीसवालीय आ जाता है। हिसार जिले के पश्चिमी दिशा में चोटांग नदी के किनारे पर स्थित एक गांव है। तो ये चोटांग नदी जो है इसके किनारे पर है, पश्चिम दिशा में। वर्ष 1968 में पुरातत्वविदों के स्थायी अन्वेषण के फलस्वरूप कुछ अवशेष मिले थे और 1970 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में डॉक्टर सूरजवाल ने स्थल को पुरातत्विक खुदाई करवाई थी। सीसवाल के टीले से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, हाथी से बने मृतभांड, मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ, मनका, तांबे के हत्थे वाला गंडासा, पत्थर के उपकरण और इसके अलावा जो बर्तन है मृतभांड ये भी मिले हैं। उन पर सफ़ेद व काला ये पोता गया है। कुछ बर्तन मृतभांड अर्थात स्लेट रंग के भी हैं। तो ये जो सीसवाल जो स्थान है यहाँ से क्या क्या मिला है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चूड़ियाँ और मनके, तांबे के हत्थे वाला गंडासा, पत्थर के उपकरण। इसके अलावा जो ये मृतभांड है ये जो सफ़ेद और काला जो रंग है इस पर लगाया गया है और इसके अलावा स्लेटी रंग के भी ये मिले हैं। हवा इसके बाद जाता है जो मितातर स्थान है जो भिवानी में है।
मिताथल से जो गुप्तकालीन सिक्के वर्ष 1915-16 में प्राप्त हुए थे और 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के जो है डॉक्टर सूरजभान, इनके नेतृत्व में भी जहाँ यहाँ पर एक खुदाई का काम किया गया था। मिताथल का टीला लगभग 2 भागों में बटा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर के आसपास है। यहाँ से धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इन मकान की जो छतें हैं ये छप्पर नुमा होती थी। यहाँ पर चाक पर बने और आग में पके हुए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मृतभांड। इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, फ्यांस की चूड़ियाँ, पत्थर की गेंद, पत्थर का मैल खोरा, तांबे की चूड़ियाँ और हाथी दांत की पिन ये मिले हैं। यहाँ से कुछ बर्तन स्लेटी रंग के भी प्राप्त हुए हैं। मिताथल से जो कुछ कच्ची ईंटें मिली है उनका आकार 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर इनकी चूड़ियाँ हैं, फ्यांस की चूड़ियाँ। इसके बाद ये इस प्रकार के कुछ मोती मिले थे। ये टेराकोटा से निर्मित खिलौने मिले थे और ये टेराकोटा से निर्मित कुछ पहिए हैं जो टूटे हुए हैं और टेराकोटा व पत्थर निर्मित कुछ वस्तुएं। इसके अलावा टेराकोटा से निर्मित कुछ वस्तुएं ये मिताथल से प्राप्त हुई थी। इसके बाद आ जाता है जो बनावली है, कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, छोटा सा गांव है। बनावली के प्राचीनता का जो पता है सर्वप्रथम 1965 में चला था और फिर 1974 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में खुदाई का काम शुरू हुआ और इस स्थल के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यद्यपि कहीं कहीं एक दो 3 अनुपात की पक्की ईंटें भी मिली हैं। यहाँ के शीश वासी तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। साथ ही यहाँ सोने का भी प्रचलन था। और बनावली से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं जिसमें गोलाकार का चूल्हा, एक भट्ठी, मृतभांड, दुर्लभ पत्थरों के जेवर, रसोई के बर्तन, कुंडे, बच्चों के खिलौने और छतरीदार गाड़ी ये यहाँ से मिली है। इसके बाद आ जाता है जो राखीगढ़ी स्थान है। राखीगढ़ी या राखी शाहपुर हिसार जिले में आता है। हिसार हांसी तहसील का एक प्रसिद्ध गांव। पुरातत्ववेताओं का राखीगढ़ी की प्राचीनता की तरफ ध्यान सर्वप्रथम 1964 में गया था और इस क्षेत्र में उत्खनन से शीश वाले लोगों की संस्कृति के बारे में पता लगा था। पुरातत्वीय खुदाई के द्वारा इस क्षेत्र से मिलने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं मृतभांड, चित्रित चूड़ियाँ, कई प्रकार की मृत मणियाँ। यहाँ के कुछ मृतभांड स्लेटी रंग के हैं, तो ये यहाँ से मिले थे। इसके बाद आ जाता है बालू। हरियाणा के जींद में है, एक गांव है ये और इस स्थल की खुदाई 1978-79 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा कराई गई थी और यहाँ से मिलने वाली जो वस्तुएं थी इसमें कच्ची ईंटों के मकान के अवशेष और लाल, पांडु और स्लेटी रंग के चाक से बने मृतभांड, मिट्टी के मणके, चूड़ियाँ, गेंद और दुर्लभ पत्थर के मणके ये मिले थे। इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी हुई पशुओं की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ी, गेंद, हाड़ियों के सुएं, सिलबट्टे, फ्यांस की चूड़ियाँ, तांबे के उपकरण तो ये यहाँ से मिले थे। इसके बाद जो स्थान आ जाता है फरमाना, कहाँ पर है? रोहतक में है। रोहतक जिले में आ जाता है, छोटा सा गांव है। 2007-9 के दौरान इस स्थल की खुदाई की गई थी और यह स्थान शीश वाले संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध रखता है। यहाँ से 2-3 मीटर की कुछ गड्ढे मिले हैं और इन गड्ढों में चूल्हे से बने हैं और ये इन गड्ढों में चूल्हे भी बने हैं और इन गड्ढों का प्रयोग रसोई के रूप में किया जाता था। इस स्थल से लाल रंग से बने और काले रंग से चित्रित मृतभांड मिले हैं। इसके बाद आ जाता है कुणाल स्थान। हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया तहसील में स्थित है कुणाल और यह स्थल सरस्वती नदी के दाएं तट पर है। कुणाल से शीशवाल संस्कृति के छोटे बड़े अनेक गड्ढे और मृतभांड मिले हैं। इस स्थान से राजसी मुकुट भी प्राप्त हुआ था, साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए थे। इसके बाद आ जाता है गिरावट स्थान। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित गिरावट की खुदाई 2007 में प्रारंभ हुई थी और उत्खनन के दौरान 13 गड्ढे, 2 भट्टियां और काफ़ी मात्रा में मृतभांड मिले थे और मृतभांड पकाने की 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद स्थान आ जाता है भीड़ाना। यह स्थल भी हरियाणा के फतेहाबाद में है, जहाँ पर शीशवाल संस्कृति के उस टीले की खुदाई की गई 2003 से 5 के दौरान और यहाँ से फरमाना और गिरावट के समान अंदर से लिपाई गई हुए गड्ढे
लाल और स्लेटी रंग के मृतवान मिले हैं। अब आ जाता है शीश वाले संस्कृति की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं। यह संस्कृति कृषि प्रधान थी और पूर्ववर्ती संस्कृतियों की तुलना में काफ़ी उन्नत भी थी। पशुपालन का विधिवत प्रारंभ इसी समय में हुआ था। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, सूअर आदि प्रमुख पालतू पशु थे। पशुपालन के कारण दूध का प्रचलन भी इसी संस्कृति के समय प्रारंभ हुआ था। यहाँ के लोग खाल, ऊन और रुई के वस्त्र आदि बनाने की कला में निपुण हो गए और इस काल में गिरोह, परिवार व अन्य कई सामाजिक संस्थान का भी प्रचलित हो गए थे। इस काल में संभवतः विवाह का भी प्रचलन शुरू हो गया था। संभवतः इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था और इस संस्कृति के लोग जिस नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे थे तब इनका संबंध सिंधु सभ्यता से जुड़ा और 2300 ईस्वी पूर्व इस संस्कृति में भी नगरीय सभ्यता का विस्तार हुआ। आगे जाए यहाँ पर हरियाणा में जो शीशवालिया संस्कृति जो इससे संबंधित कुछ स्थल बताए गए हैं, जैसे हिसार है। हिसार में शीशवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड, खुर्द, अलीपर, खरड़, सिसाई, दाता, पाली, राखीगढ़ी, पाली, सिंधवा यहाँ आ जाते हैं स्थल। सिरसा फतेहाबाद में आ जाता है तरवाड़ा, बनी, रत्ताटिब्बा, चिमुरानिया। भिवानी में मानहेड़ू, दादरी, चांग, तिगड़ाना। गुड़गांव जो है इसमें आ जाता है मुकौला, अलदुका, सुल्तानपुर, मुंडेहेरा, पापड़ा, लुहिंगा, गोकलपुर, मोमलिका। रेवाड़ी में है बादली, बादशाह, लोहार। कैथल में है मोहो, चेहा, रितौली, पुंडरी, कलायत, जठेड़ी। जींद में है नरवाना, बरसाना, खोखरी। करनाल में है कुंजपुरा, निसंग, डाचर, बहोला। इस प्रकार से यहाँ पर ये शीशवालिया संस्कृति से संबंधित स्थल थे। इसके बाद आ जाता है हमारा हाकड़ा संस्कृति और इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।